हेलो दोस्तों, नमस्कार। पॉलिटिकल साइंस लर्निंग में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट पॉलिटिकल साइंस 2025 के लिए एमसीक्यूज बूस्टर सीरीज कवर कर रहे हैं और आज के इस वीडियो हम लोग वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट के 25 एमसीक्यूज सॉल्व करेंगे। ये एमसीक्यूज आपके स्कोर को बूस्ट करने में काफ़ी मदद करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला क्वेश्चन है, ग्रामसी यूज द टर्म हिस्टोरिक ब्लॉक टू डिस्क्राइब। तो ग्रामसी ने जो टर्म हिस्टोरिक ब्लॉक का इस्तेमाल किया है वो किस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए किया है? आपके ऑप्शन है कोलेशंस ऑफ पॉलिटिकल पार्टीज इन पार्लियामेंट्री सिस्टम। पॉलिटिकल पार्टीज का जो कोलेशंस बनता है, कोलेशन गवर्नमेंट बनती है पार्लियामेंट्री सिस्टम में, उस चीज को डिस्क्राइब करने के लिए। या यूनिटी बिटवीन इकोनॉमिक बेस एंड कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर्स। इकोनॉमिक बेस और सुपर स्ट्रक्चर्स के कल्चरल जो सुपर स्ट्रक्चर्स होता है उनके बीच जो यूनिटी होती है उसको डिस्क्राइब करने के लिए। या वर्किंग क्लास रिवोल्यूशंस इन स्पेसिफिक हिस्टोरिकल कॉन्टेक्स्ट, जो वर्किंग क्लास है उनके रिवोल्यूशंस को दिखाने के लिए। या अलायंस फॉर्म ड्यूरिंग द मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट, मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट के दौरान जो दो या दो से अधिक अलायंस बनते हैं उनको दिखाने के लिए। तो हिस्टोरिक ब्लॉक जो टर्म का इस्तेमाल किया है ग्रामसी के द्वारा गया है वो यूनिटी को दिखाने के लिए किया गया है इकोनॉमिक बेस और कल्चरल सुपर स्ट्रक्चर्स के बीच। यानी कि बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाता है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट मोस्ट फेमस वर्क अ विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन प्राइमरी आर्ग्यू फॉर। तो मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट की जो बुक है अ विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन जो 1792 में लिखी जाती है, तो उसमें वो किस बारे में बात करती है? तो मैरी वोस्टनक्रॉफ्ट इक्वलिटी इन एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मेन के बारे में बात करती हैं अपनी पुस्तक अ विंडिकेशंस ऑफ राइट ऑफ वुमेन। यानी कि ऑप्शन नंबर बी यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाएगा। विंडिकेशंस ऑफ राइट्स ऑफ वुमेन किस वर्ष पब्लिश होती है? याद रखिएगा 1792 में पब्लिश होती है। मैरी वोस्टरक्राफ्ट की बुक है और इसमें इक्वल एजुकेशन फॉर वुमेन एंड मैन की बात की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अन्ना अरेंट कॉन्सेप्ट ऑफ पेनल्टी ऑफ इविल डिस्कस इन आइकमैन इन जेरूसलम रेफर्स टू। तो जो पेनल्टी ऑफ इविल का कॉन्सेप्ट है जिसको अन्ना अरेंट के द्वारा अपनी पुस्तक आइकमैन इन जेरूसलम में इस्तेमाल किया जाता है या बताया जाता है, तो वो किस बारे में बात करती हैं? ऑप्शन है आपके एबिलिटी ऑफ इविल टू सीन एन एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी इन सर्टेन कॉन्टेक्स्ट। जो एबिलिटी होती है इविल की वो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी देखा जाना किसी सर्टेन कॉन्टेक्स्ट में, तो ये नहीं होगा यहाँ पर। द साइकोलॉजिकल कंडीशंस दैट लीड इंडिविजुअल टू कमिट हॉर्फिक एक्ट, एक व्यक्ति की जो साइकोलॉजिकल कंडीशंस होती है जिसके कारण वो कमिट करता है कोई हॉर्फिक एक्ट, जो भयानक कार्य होता है उसको करने के लिए उसको प्रेरणा करता है, तो ये भी नहीं होगा। द ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेटिक नेचर ऑफ इविल एज एग्जाम्प्लीफाई बाय एडोल्फ आइकमैन। तो ये ऑर्डिनरी एक ऑर्डिनरी मैन है जिसका ब्यूरोक्रेटिक नेचर जो है इविल था, वो करना नहीं चाहता था लेकिन उसको वो ऑर्डर को फॉलो करना चाह रहा था, जिसको एग्जाम्प्लीफाई किया जाता है एडोल्फ आइकमैन के रूप में। तो एडोल्फ आइकमैन एक ऑफिसर्स रहते हैं जो ऑर्डर को फॉलो करते हैं, जिसके लिए अन्ना अरेंट यूज करती हैं कॉन्सेप्ट पेनल्टी ऑफ इविल का। तो यहाँ पर सी नंबर जो कॉन्सेप्ट है यानी स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक। करेक्ट आंसर क्या है? ऑर्डिनरी ब्यूरोक्रेटिक नेचर्स ऑफ इविल है एज एग्जाम्प्लीफाई, जिसको एडोल्फ हिटलर के रूप में एग्जाम्प्लीफाई किया गया है अन्ना अरेंट के द्वारा अपनी पुस्तक आइक मैन इन जेरूसलम जो 1963 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ह्यूमन कंडीशंस अन्ना अरेंट distinguish between the three fundamental activities which of the following is not one of them। यानी अन्ना अरेंट अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशन में तीन प्रकार के फंडामेंटल एक्टिविटीज के बारे में डिस्कस करती हैं, उनमें से इनमें से कौन सा वो तीन एक्टिविटीज नहीं है? तो अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशंस में लेबर की बात करती हैं, वर्क की बात करती हैं, एक्शंस की बात करती हैं, लेकिन रिवोल्यूशन वाली जो एक्टिविटीज है इसकी बात अन्ना अरेंट नहीं करती अपनी पुस्तक द ह्यूमन कंडीशंस में। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर कौन सा नहीं है? तो रिवोल्यूशंस नहीं, यानी डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। द ह्यूमन कंडीशंस बुक पब्लिश कब होती है? 1958 में अन्ना अरेंट के द्वारा पब्लिश कराई जाती है। ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ रूसो क्रोलॉजिकली यूजिंग द कोड गिवन बिलो। यहाँ पर जीन जैक रूसो की कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, आपको इनको क्रोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है। तो द सोशल कॉन्ट्रैक्ट इनकी पुस्तक लिखी जाती है 1762 में। अ डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस जो बुक है ये 1750 में लिखी जाती है। इमाइल जो बुक है ये भी 1962 में लिखी जाती है, पब्लिश होती है। ए डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी इनकी बुक जो पब्लिश होती है वो 1955
1755 में पब्लिश होती है, सॉरी 1762 और 1755 में। तो यहाँ पर जो करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर हो जाएगा, सबसे पहले आपका बी आएगा, ठीक, उसके बाद डी आएगा, फिर सी आएगा, फिर ए आएगा, डी सी, सॉरी बी डी सी ए, यानी कि डी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो आपका करेक्ट हो जाता है। अ डिस्कोर्स ऑन आर्ट्स एंड साइंस 1752 में, अ डिस्कोर्स ऑन ओरिजिन ऑफ इनइक्वालिटी 1755 में, ईमाइल 1762 में, और द सोशल कॉन्ट्रैक्ट 1762 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, यहाँ पर दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में आपके जस्टिस के कॉन्सेप्ट के बारे में दिया गया है, और सेकंड लिस्ट में उस थिंकर्स के बारे में दिया गया है जिस थिंकर ने वो कॉन्सेप्ट दिया है। आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। जस्टिस एज ए वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क, तो जस्टिस को वन पर्सन वन ड्यूटी वन क्लास वन वर्क के रूप में कौन डिफाइन करता है, वो है प्लेटो। जस्टिस एज ए फेयरनेस की बात कौन करते हैं, तो जॉन रॉल्स करते हैं। जस्टिस एज ए प्रोपोर्शनेट इन इक्वलिटी की बात कौन करता है, तो अरिस्टोटल करते हैं। जस्टिस एज इंटरेस्ट ऑफ द स्ट्रांग की बात कौन करता है, थ्रेसी मार्कस करते हैं। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा, ए का 1 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 2 या डी का 4, यानी कि डी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाता है। ठीक, यहाँ पर भी दो लिस्ट दी हुई है, एक लिस्ट में कुछ कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं, सेकंड लिस्ट में उसके थिंकर्स दिए हैं, आपको इनको करेक्टली मैच कराना है। परपेचुअल पीस का कॉन्सेप्ट कांट के द्वारा दिया जाता है, गोल्डन मीन का कॉन्सेप्ट एरिस्टोटल्स के द्वारा दिया जाता है, एनोलॉजी ऑफ केव का जो कॉन्सेप्ट है वो प्लेटो के द्वारा दिया जाता है, और फॉर्चून एज ए वुमेन्स का कॉन्सेप्ट मैकियावेली के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट हो जाएगा, ए का आपका 2 हो जाएगा, बी का 3 हो जाएगा, सी का 1 हो जाएगा, डी का 4, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक, बी नंबर आपका ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैकियावेलीज फॉर्चूना इज द बेस्ट कंट्रोल्ड बाय, तो फॉर्चूना यानी जिसको भाग्य के रूप में भी वो कहते हैं, जिसकी तुलना वो वुमेन से करते हैं, जिसको सबसे अच्छा तरीके से किसके द्वारा कंट्रोल किया जा सकता है, तो जब प्रिंस एक्ट करेगा विथ वर्च्यू यानी स्किल और अडेप्टेबिलिटी के द्वारा, जब एक प्रिंस जो है तो एक्ट करेगा तभी वो फॉर्चूना पर कंट्रोल कर सकता है, यानी भाग्य पर कंट्रोल कर सकता है। यहाँ पर बी जो है तो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा मैकियावेली के अनुसार। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन स्टुअर्ट मिल आर्ग्यूड दैट द फ्रीडम ऑफ ओपिनियन इज इसेंशियल बिकॉज, तो जॉन स्टुअर्ट मिल आर्ग्यू करते हैं कि जो फ्रीडम ऑफ ओपिनियन है वो इसेंशियल है। तो क्यों इसेंशियल है फ्रीडम ऑफ ओपिनियन, उसके बारे में आपको बताना है। ईस्ट स्ट्रेंथन द स्टेट पावर, क्योंकि फ्रीडम ऑफ ओपिनियन स्टेट पावर को बढ़ाती है। प्रिवेंट करता है सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट को, या फोस्टर करता है ट्रूथ और इंटेलेक्चुअल प्रोग्रेस को व्यक्ति का, या गारंटी देता है इकोनॉमिक इक्वलिटी का। फ्रीडम इकोनॉमिक इक्वलिटी की गारंटी नहीं देता, ना तो स्टेट की पावर को ही स्ट्रेंथन करता, ना तो सोसाइटल कॉन्फ्लिक्ट को ही रोकता, बल्कि ये फोस्टर करता है, बढ़ाता है ट्रूथ और इंटेलेक्चुअल जो प्रोग्रेस है एक इंडिविजुअल्स की उसको। तो यहाँ पर सी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा जेएस मिल के अनुसार। ठीक, करेक्ट आंसर क्या होगा, सी नंबर ऑप्शन। जेएस मिल अपनी पुस्तक ऑन लिबर्टी में ये फ्रीडम्स को इस तरह डिफाइन करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु एमंग द फॉलोइंग क्रिटिसाइज बेंथम्स फिलॉसफी एज ए पिग फिलॉसफी, तो बेंथम की जो फिलॉसफी है उसको पिग फिलॉसफी कौन बताता है, आपके ऑप्शन है लेस्ली, स्टीफन, कार्ल मार्क्स, कार्लाइल या जेएस मिल। तो यहाँ पर करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी कार्लाइल। तो थॉमस कार्लाइल हैं जो जेरेमी बेंथम के कॉन्सेप्ट को पिग फिलॉसफी की तरह बताते हैं। ठीक, नेक्स्ट क्वेश्चन है, जॉन लॉक्स थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट्स स्टेट द प्रॉपर्टी ओरिजिनेटेड फ्रॉम, तो जॉन लॉक की जो थ्योरी ऑफ प्रॉपर्टी राइट है उसमें प्रॉपर्टी कहाँ से ओरिजिनेट होती है, तो प्रॉपर्टी का ओरिजिनेशन तब होता है या जन्म तब होता है जब कोई व्यक्ति अपने लेबर को मिक्स्ड करता है नेचर्स के साथ। तो जॉन लॉक के अनुसार ये आपका ऑप्शन यानी बी नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो करेक्ट हो जाएगा। ठीक, करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। ये आर्टिकुलेट करते हैं जॉन लॉक अपनी पुस्तक सेकंड ट्रेटीज ऑन गवर्नमेंट जो 1689 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज द करेक्ट सीक्वेंसिंग ऑफ द दीज पॉलिटिकल थिंकर ऑन द बेसिस ऑफ देयर ईयर ऑफ बर्थ, तो यहाँ पर कुछ पॉलिटिकल थिंकर्स दिए हुए हैं, आपको उनके ईयर ऑफ बर्थ के आधार पर करेक्ट सीक्वेंस में अरेंज करना है। आपके ऑप्शन है रूसो, मैकियावेली, लॉक, अरिस्टोटल और हॉब्स। तो इसमें सबसे पहले जो आएंगे वो अरिस्टोटल आएंगे, फिर उसके बाद मैकियावेली आएंगे, फिर हॉब्स, लॉक, रूसो, यानी कि थर्ड,
फोर्थ और फिफ्थ में रूसो आएंगे। करेक्ट क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर क्या हो गया? DBECA। DBECA यानी कि फर्स्ट नंबर जो यहाँ पर ऑप्शन है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। एरिस्टोटल का बर्थ कब होता है? 384 BCE में होता है। फिर मैकियावेली का बर्थ जन्म होता है 1469 में, हॉब्स 1588, लॉक 1632 और रूसो 1712 में इनका जन्म होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरेंज द वर्क ऑफ अन्ना अरेंट इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर अन्ना अरेंट के कुछ पुस्तकें दी हुई हैं, आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरियनिज्म, ये बुक जो अन्ना अरेंट की आती है, ये सॉरी 1951 में आती है, ठीक, 1951। द ह्यूमन कंडीशंस इनकी बुक 1958 में पब्लिश होती है। ऑन रिवोल्यूशंस जो इनकी बुक है वो 1963 में पब्लिश होती है, और ऑन वायलेंस इनकी 1970 में पब्लिश होती है। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो आपका ABCD हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर सी यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, ठीक। द ओरिजिन ऑफ टोटलिटेरिज्म इनकी पुस्तक 1951 में, द ह्यूमन कंडीशन 1958 में, ऑन रिवोल्यूशन 1963 में, ऑन वायलेंस इनकी 1970 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स आर नॉट रिटन बाय कन्फ्यूशियस। तो यहाँ पर कुछ बुक्स दी हुई है, आपको बताना है इनमें से कन्फ्यूशियस का वर्क कौन सा नहीं है, बुक नहीं है। बुक ऑफ चेंजेस कन्फ्यूशियस लिखते हैं, बुक ऑफ एनिमल्स नहीं लिखते, बुक ऑफ सॉन्ग्स लिखते हैं, बुक ऑफ समर्स एंड विंटर्स भी कन्फ्यूशियस की बुक नहीं है। तो यहाँ पर ए और सी, केवल ए और सी यानी कि फर्स्ट नंबर जो आपका ऑप्शन है वो कन्फ्यूशियस के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं। यहाँ पर करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर ए आपका हो जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द प्रिंस मैकियावेली असर्ट दैट द रूलर मस्ट। तो मैकियावेली अपनी पुस्तक द प्रिंस में रूलर को क्या बताते हैं? रूलर को सलाह देते हैं कि रूलर जो है तो फियर्ड होना चाहिए, लोगों के अंदर रूलर का भय होना चाहिए, रेदर देन लव्ड, ना कि लोग उनसे प्रेम करें। अगर दोनों ऑप्शंस में चुनना है तो फियर्ड को वो चुनने की बात करते हैं। तो यहाँ पर बी नंबर जो ऑप्शन है मैकियावेली के अनुसार वो करेक्ट है, ठीक। करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर बी। द प्रिंस में मैकियावेली कहते हैं, इट इज मच सेफर टू बी फियर्ड देन लव व्हेन वन ऑफ द टू मस्ट बी लैकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फैनन द रेस्ट ऑफ द अर्थ फोकस ऑन। तो फ्रेंड्स फैनन की पुस्तक द रेस्ट ऑन द अर्थ है, वो किस बारे में बात करती है, किस चीज के बारे में लिखी गई है? क्लास स्ट्रगल के बारे में, पोस्ट कॉलोनियल लिबरेशंस के बारे में, जेंडर इक्वलिटी के बारे में, या लिबरल डेमोक्रेसी के बारे में? तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा, द रेस्ट ऑफ द अर्थ जो है वो फोकस करती है पोस्ट कॉलोनियल लिबरेशंस के बारे में बात करती है, यानी बी नंबर जो आपका ऑप्शन है वो यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। रेस्ट ऑफ द अर्थ इनकी पुस्तक कब पब्लिश होती है? याद रखिएगा 1961 में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, माओ जेडांग्स पॉलिटिकल फिलॉसफी एम्फेसिस ऑन। तो जो माओ जेडांग की पॉलिटिकल फिलॉसफी है वो किस बात पर बल देती है? प्रोलिटेरियन डिक्टेटरशिप की बात करती है, या एग्रेरियन रिवोल्यूशंस की बात करती है, या इंडस्ट्रियल कैपिटलिज्म की बात किया जाता है उसमें, कि डेमोक्रेटिक सेंट्रलिज्म की बात की जाती है? तो माओ जेडांग एग्रेरियन रिवोल्यूशंस की बात करते हैं, किसानों के द्वारा आंदोलन करने की बात करते हैं। तो जो उनकी फिलॉसफी है पॉलिटिकल फिलॉसफी वो एग्रेरियन रिवोल्यूशंस पर बल देती है। बी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग राइटिंग इज नॉट रिटन बाय माओ। तो इनमें से कौन सा जो है तो माओ के द्वारा नहीं लिखा गया है? ऑन न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट, पीपल्स वार, या ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप? यहाँ पर माओ के द्वारा जो नहीं लिखा गया है ये सभी पुस्तक, यानी कि ऑन डेमोक्रेसी, न्यू डेमोक्रेसी, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट और ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप, ये पुस्तकें माओ के द्वारा लिखी गई हैं। पीपल्स वार माओ के द्वारा बुक नहीं लिखी गई, बल्कि वो इनका एक कॉन्सेप्ट था पीपल्स वार का, ठीक। तो स्ट्रेटजी है, एक रेवोल्यूशनरी स्ट्रेटजी थी माओ की गुरिल्ला वारफेयर की, जिसको पीपल्स वार कहते हैं, ठीक। बाकी उनकी पुस्तक है ऑन न्यू डेमोक्रेसी 1940 में पब्लिश होती है, ऑन कोलिशन गवर्नमेंट 1945 में, और ऑन पीपल्स डेमोक्रेटिक डिक्टेटरशिप इनकी 1949 में पब्लिश होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द करेक्ट सीक्वेंस ऑफ द मार्क्स राइटिंग इन असेंडिंग ऑर्डर। तो यहाँ पर कार्ल मार्क्स की कुछ राइटिंग्स दी हुई हैं, वर्क्स दिए हुए हैं,
आपको इनको असेंडिंग ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी कि जो सबसे पहले बुक है उसके बाद कौन सी बुक पब्लिश हुई है, इस ऑर्डर में। तो थीसिस ऑन फ्यूरबैक इनकी पुस्तक 1845 में पब्लिश होती है। पॉवर्टी ऑन फिलोसफी सेकंड नंबर में आती है जो 1847 में पब्लिश होती है। कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो इनका 1848 में पब्लिश होता है। और कंट्रीब्यूशन टू द क्रिटिक ऑफ पॉलिटिकल इकोनॉमी 1859 में पब्लिश होता है। यानी कि आपका करेक्ट आंसर क्या होगा, थर्ड, फिर सेकंड, फिर फोर्थ, फिर वन, यानी कि ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी नंबर जो है वो आपका करेक्ट हो जाएगा। ठीक। Thesis on Feuerbach 1845, Poverty of Philosophy 1847, The Communist Manifesto 1848, Contribution to the Critique of Political Economy 1859 में पब्लिश्ड होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट करेक्ट रिगार्डिंग द मार्क्स थ्योरी ऑफ एलिनेशंस। तो मार्क्स अपनी थ्योरी ऑफ एलिनेशंस देने हैं, उसके बारे में यहाँ पर 4 स्टेटमेंट दिए हैं, आपको बताना है कौन सा करेक्ट नहीं है। एलिनेशंस फ्रॉम द प्रोडक्ट की बात करते हैं कार्ल मार्क्स, सही है। एलिनेशंस फ्रॉम एक्टिविटी ऑफ द लेबर से बात करते हैं, लेबर की बात करते हैं, ये भी सही है। डिस एलिनेशंस फॉर स्पेस बीइंग स्पेसीज बीइंग के बारे में बात वो नहीं करते, बल्कि एलिनेशन फ्रॉम मैन टू मैन के बारे में बात करते हैं, मैन का मैन से एलिनेशन होता है। तो यहाँ पर आपका कौन सा करेक्ट नहीं है, डी सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट नहीं है, मार्क्स की थ्योरी ऑफ एलिनेशन के बारे में। कार्ल मार्क्स अपनी पुस्तक इकोनॉमिक एंड फिलोसफिकल मैन्युस्क्रिप्ट में 4 एस्पेक्ट ऑफ एलिनेशन ऑफ लेबर के बारे में बात करते हैं जो कैपिटलिस्ट सोसाइटी में हमको देखने को मिलता है। इसमें पहला है वन इज एलिनेशन, मतलब एक व्यक्ति का एलिनेशन होता है उसके प्रोडक्ट ऑफ लेबर से, यानी जो लेबर करता है उससे जो तैयार होता है प्रोडक्ट उससे उसका एलिनेशन होता है। फिर दूसरा एलिनेशन जो होता है वो एक्टिविटी ऑफ लेबर से होता है। तीसरा एलिनेशन की वो बात करते हैं ओन स्पेसिफिक जो ह्यूमैनिटी है अपनी उससे। और चौथा एलिनेशन की बात करते हैं अदर्स, यानी जो अदर मैन है सोसाइटी के उनसे भी उसका एलिनेशन देखा जाता है एक व्यक्ति का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, who of the following said the felicity is the continued success in obtaining those things which man from time to time desire। इनमें से कौन बताता है कि जो फेलिसिटी होती है वो कंटिन्यूड सक्सेस होता है उन चीजों को प्राप्त करने में जिसकी मैन एक इच्छा रखता है, डिजायर रखता है टाइम टू टाइम। तो ये जो स्टेटमेंट है या कथन है वो थॉमस हॉब्स से रिलेटेड है, यानी थॉमस हॉब्स का स्टेटमेंट है। थॉमस हॉब्स अपनी पुस्तक लेवियाथन लिखते हैं जो 1651 में पब्लिश होती है। इसमें फेलिसिटी को डिस्क्राइब करते हैं जो कंटिन्यूड सक्सेस ऑब्टेनिंग दोज थिंग विच मैन फ्रॉम टाइम टू टाइम डिजायर्स। उनका मानना है कि जो ह्यूमंस होता है वो स्टेट ऑफ कांस्टेंट अचीवमेंट में होता है, यानी वो लगातार सक्सेस प्राप्त करना चाहता है, जो उसकी डिजायर होती है, इच्छा होती है उसको। उनका कहना है कि जो ये है ये कभी भी खत्म नहीं होता, ये कभी स्टेट जो है तो परमानेंट नहीं होती फेलिसिटी की, क्योंकि अगर एक व्यक्ति की एक डिजायर जो सेटिस्फाइज हो जाती है दूसरी जो डिजायर है वो इमर्ज होती है, तो इसलिए जो डिजायर है वो कभी भी खत्म नहीं होती। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन द ईयर 1824 विच ऑफ द फॉलोइंग क्वार्टरली इंग्लिश पब्लिकेशंस वाज स्टार्टेड बाय जेरेमी बेंथम। तो 1824 में जेरेमी बेंथम के द्वारा कौन सा इंग्लिश पब्लिकेशन शुरू किया गया था। ऑप्शन है द लिबर्टी रिव्यू, द स्पेक्टेटर, द वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू या द गवर्नमेंट रिव्यू। तो यहाँ पर द वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू जो है ये क्वार्टरली लॉन्च किया जाता है, शुरू किया जाता है जेरेमी बेंथम के द्वारा 1824 में। करेक्ट आंसर क्या हो गया, ऑप्शन नंबर सी वेस्ट मिनिस्टर रिव्यू। जेरेमी बेंथम यूटिलिटेरियन फिलोसफी से रिलेट करते हैं, ठीक, या यूटिलिटेरियन थिंकर्स माने जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग बुक्स वाज नॉट रिटन बाय जॉन स्टुअर्ट मिल। इनमें से कौन सी पुस्तक जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा नहीं लिखी गई है। ए सिस्टम ऑफ लॉजिक, द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट, द सब्जेक्शंस ऑफ वुमेन्स या यूटिलिटेरियनिज्म। तो यहाँ पर द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड द स्टेट जो बुक है ये कार्ल मार्क्स के द्वारा लिखी जाती है, ना कि जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा। ए सी डी यहाँ पर जो तो जॉन स्टुअर्ट मिल के द्वारा लिखी गई पुस्तकें हैं, बी यहाँ पर करेक्ट आंसर आपका हो जाएगा, जो फेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा जाता है। द ओरिजिन ऑफ फैमिली, प्राइवेट प्रॉपर्टी एंड स्टेट जो बुक है वो फेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा जाता है, ना कि स्टुअर्ट मिल के द्वारा। तो याद रखिए कि फेडरिक एंगल्स के द्वारा लिखा जाता है, यहाँ पर कार्ल मार्क्स के द्वारा नहीं लिखा जाता, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन से, एरिस्टोटल्स कॉन्सेप्ट ऑफ यूडोमेनिया रेफर्स टू। तो एरिस्टोटल का कॉन्सेप्ट है यूडोमेनिया का, वो किस चीज को रेफर करता है।
ऑप्शन है पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन, इकोनॉमिक प्रॉस्पेरिटी, द हाईएस्ट ह्यूमन गुड और हैप्पीनेस, परस्यूट ऑफ नॉलेज। तो यहाँ पर जो यूडोमेनिया है अरिस्टोटल के कॉन्सेप्ट, वो हाईएस्ट ह्यूमन गुड या हैप्पीनेस के बारे में बात करता है यूडोमेनिया का कॉन्सेप्ट। यानी कि सी नंबर जो आपका ऑप्शन है यहाँ पर वो करेक्ट हो जाएगा। यूडोमेनिया जो कॉन्सेप्ट है वो अपनी पुस्तक निकोमेनियन इथिक्स में उसको डिस्क्राइब करते हैं अरिस्टोटल। आखिरी क्वेश्चन है, हाब्स सोशल कॉन्ट्रैक्ट एम टू रिजॉल्व। तो हाब्स ने जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट था हाब्स के द्वारा कराया गया था या बात की गई थी, उसका एम क्या रहता है, किस चीज को रिजॉल्व करने की बात की जाती है उसमें? क्लास स्ट्रगल के बारे में जो सोसाइटी में पाया जाता है, या स्टेट ऑफ नेचर्स इनसिक्योरिटी को रिजॉल्व करने की बात करते हैं, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी जो समाज में पाई जाती है, या रिलीजियस जो कॉन्फ्लिक्ट होते हैं उसको समाप्त करने की बात करते हैं, रिजॉल्व करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर जो करेक्ट आंसर होगा, हाब्स का जो सोशल कॉन्ट्रैक्ट का एम है वो स्टेट ऑफ नेचर्स की जो इनसिक्योरिटी है उसको खत्म करने की बात करते हैं या रिजॉल्व करने की बात करते हैं। तो यहाँ पर बी का ऑप्शन नंबर बी जो होता है यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। लेविथन बुक हाब्स के द्वारा 1650 वर्ड्स में लिखी जाती है, जिसमें वो डिस्क्राइब करते हैं जो कॉन्फ्लिक्ट होता है स्टेट ऑफ नेचर्स में उसको वार ऑफ ऑल अगेंस्ट ऑल वो कहते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज की इस वीडियो में हमने एमसीक्यूज बूस्टर की सीरीज में वेस्टर्न पॉलिटिकल थॉट से 25 एमसीक्यूज को सॉल्व किया। ये वीडियो आपको कैसा लगा अपने कमेंट्स के माध्यम से हमें जरूर बताइएगा। साथ साथ आप हमारे इस वीडियो को लाइक करें, हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि इस तरह की जो वीडियो है वो आपको लगातार मिल सके। इसके अलावा आप हमारे टेलीग्राम चैनल पॉलिटिकल नेटवर्क को भी ज्वाइन कर सकते हैं, जहां पर डेली एमसीक्यूज आपको प्रोवाइड किया जाते हैं। साथ साथ हमारे सभी लेक्चर्स की पीडीएफ भी आपको वहां पर प्रोवाइड की जाती है, उससे भी आपको बेनिफिट्स मिलेगा। धन्यवाद, थैंक यू।